Stop. I don't want to. Brother! Years. तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सागी अपनी सोच में बसा पड़ा होता है कि ये उसका सुनहरा चांस है कि वो एक्चुअली जापान की U20 टीम को ज्वाइन कर सकता है। वो अपने गोल के कारण पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को हिला के रख डालेगा और इसी तरह वो अपनी किस्मत बदल के वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर खिला सकता है। पर इसी सब में राइची कहने लगता है 1 मिनट, फील्ड में सिर्फ 11 बंदे खेल सकते हैं और तुमने कहा ब्लू लॉक 11 मेंबर्स। तो इसी के आगे से गीगा मारू कहने लगता है तो इसका मतलब हम में से कोई डिफेंडर भी होगा और गोलकीपर भी होगा। तो पूरी की पूरी टीम में इसी बात का तो रौला मचा होता है। ये सारे के सारे स्ट्राइकर्स हैं, मतलब कि आगे खेलने वाले इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्राइकर बनने में ही लगा दिया, जिसका मतलब इनको गोलकीपिंग वगैरह करना बिल्कुल नहीं आती। जबकि इनके खिलाफ की टीम वो पूरे तरीके से प्रोफेशनल है। उनके पास गोलकीपर अच्छे से अच्छा होगा, उनके पास डिफेंडर अच्छे से अच्छा होगा। तो अब ईगो जिम्पाची मॉनिटर के पीछे बैठ के कहने लगता है, हाँ तुमने ठीक कहा, स्ट्राइकर्स को छोड़ के हमें जल्दी जल्दी टीम बनानी पड़ेगी। अब ब्लू लॉक के मेंबर्स अब थोड़ा बहुत पैनिक कर रहे होते हैं कि इसी में ईगो दोबारा से अपना मुंह खोलते हुए कहने लगता है, आय आय तुम सब के सब भौंकना बंद करो। अब जो मैं बाकी 6 नाम पुकारने को जा रहा हूँ, पूरे की पूरी टीम मेंबर्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे और यही 6 पर्सन ब्लू लॉक के 6 टॉप मेंबर्स होंगे। तो यार जो ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर होता है, खैर यार तुम में से शायद हर एक को पता हो कौन होगा। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा इतोशी रिन होता है। ये सुनने के बाद इसागी अपने मन ही मन में कहने लगता है, वेल मुझे तो पता था यही नंबर 1 होगा। तब ये रिन अब रैंकिंग को आगे बढ़ाता है और जो हमारा सेकंड प्लेयर होगा वो कोई और नहीं बल्कि शीदो रयोसे होता। तो हाँ यार शायद से ये सुनने के बाद तुम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होगे, मगर हाँ ये सच है, इस सागी को नंबर 2 स्पॉट नहीं मिलता। कहानी यहाँ पे भी आके खत्म ना होती। यहाँ तक हमारे इस सागी को 3rd स्पॉट तक नहीं मिलता। 3rd स्पॉट जाता है करासु ताबितो नाम के एक शख्स को। हमारे 4th रैंक पे अयोतो ईता नाम का एक और अनजान शख्स होता है। तो यार हमारे नंबर 5 पे होता है युकिमिया किन्यू। और अब इस सागी अपने दिल में यहाँ से कहने लगता है, तो मेरा 5th रैंक भी नहीं है, एटलीस्ट यार अब आखिरी मेंबर बचा है वो मैं ही होना चाहिए। अब देखते देखते ईगो टॉप 6 का नाम पुकारता है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा नागी सेशिरो होता। वेल अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि इस सागी के बजाय नागी ही होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा था कि अगर नागी ना होता तो एटलीस्ट बादशिरा तब भी होता, इस सागी इसके बाद होता फिर। और यहीं पे सागी अपने आप को स्पीचलेस पाता। तभी युकिमिया अब यहाँ पे अपनी आवाज उठाते हुए कहने लगता है, एक्सक्यूज मी ईगो, वेल मेरा सवाल काफी सिंपल है, आखिर तुमने मुझे 5th रैंकिंग पे क्यों रखा है और इसके साथ ही साथ मेरे और नंबर 1 के बीच में क्या ही डिफरेंस है। जिसके जवाब में ईगो अब बोलने लगता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तुम 35 प्लेयर्स के बीच में सिर्फ इन्हीं 2 प्लेयर्स ने वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के खिलाफ गोल किया। वो 2 प्लेयर्स हमारे ब्लू लॉक के रिन और शीदो है। फिर तुम लोगों की रैंकिंग के लिए मैंने फर्स्ट सिलेक्शन के गोल्स पे नजर दौड़ाई और इसके साथ ही साथ मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर से तुम लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा और फिर आखिर में अपना फैसला लेके तुम लोगों की रैंकिंग किया। होपफुली 4 आंखों वाले मॉडल अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल ही गया होगा और इन्हीं टॉप 6 प्लेयर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक पेयर्स में सेपरेट किया जाएगा। मतलब के 1st और 2nd रैंक वाले को मिल मिला के एक टीम बनाई जाएगी और दूसरी टीम 3rd और 4th को मिला के बनाई जाएगी। फिर लास्ट टीम जो कि 3rd होगी वो 5th और 6th रैंक के प्लेयर्स को मिल मिला के बनाई जाएगी। तो मेंबर्स को शामिल करते हुए पूरी टीम में सब 5 मेंबर्स ही होंगे। इसके चलते ईगो यहाँ पे कहने लगता है, बाकी 29 मेंबर्स अपनी मर्जी से कौन सी भी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह ये टीम्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी खेल सकती है। जो सुनते सारे इस आगे अपने दिल में कहने लगता है, तो ये टास्क सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए है कि आखिर टॉप 6 प्लेयर्स के लिए कौन कौन से प्लेयर ऑफेंस के लिए सूटेबल है और जो बाकी 29 प्लेयर्स है सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही चांस है। ईगो भी काफी ज्यादा जज्बात से बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, तुम लोगों के पास U20 टीम में अपना स्पॉट पाने का एक फाइनल ट्राई आउट है, इसे इतनी आसानी से यूं रायगा मत जाने देना। यहीं पे सारे लोगों में यहाँ तक एक राशि भी अपने शोलों से बढ़ रहा होता है, वो भी अब काफी कॉन्फिडेंस से कहने लगता है, ये स्पॉट जरूर मेरा ही होगा। तो यार अगर मैं सच कहूँ तो
इसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बनता भी है, जो कि ये बच्चे कुछ ब्लू लॉक के 35 प्लेयर में से एक का प्लेयर है। इसका मतलब इगाराशी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में अपना नाम दर्ज कर चुका है। बड़ी को यहाँ पे अब ये भी कहने लगता है, पर ये बंदे अभी भी फुली तरीके से टीम में डिवाइड नहीं हुए हैं। इस वजह से टॉप प्लेयर्स की लिस्ट को अब टॉप 6 से टॉप 7 प्लेयर्स में बदला जा रहा है, और टॉप 7 का ऑनर किसी और को नहीं जाएगा बल्कि बादशाह को जाएगा। जैसे कि मैंने सोचा, इन्हीं सब में अब ईगो मजीद बोलता है, और इसके साथ ही साथ तुम टॉप 6 एक अलग रूम में जाओगे, और यहीं पे टॉप 6 जैसे तैसे अपने सेपरेट रूम में जा रहे होते हैं। ईगो उन्हें ये कह के होश भी दिलवाता है, चाहे जरूर तुम लोग टॉप 6 हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये रैंकिंग बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो इसका मतलब इस ट्राई आउट के बाद तुम्हारी रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है। टॉप 6 के चले जाने के बाद फिर ईगो बाकी 29 से सहमत होकर कहने लगता है, 29 प्लेयर्स की ट्रायल इस तरह से टॉप 6 प्लेयर्स पे डिपेंड कर दिया कि आखिर तुम लोग किस तरह से उनके काम आ सकते हो और उनके साथ चल सकते हो। सबसे बढ़ के आखिर अपने दम से तुम उनके सामने खुद को साबित करोगे। फिर आखिर में बस तुम लोगों ने उन्हें सिर्फ सरपास ही करना है। वैसे भी टॉप 6 तुम्हारे रास्ते की दीवार है। हर के जरा सा भी अपना साथी मत समझना, दीवारों को तोड़ डालो और खुद इनके रास्ते की दीवार बन जाओ। तो फिर अब तुम 24 आवर्स में चूज करोगे कि आखिर तुम किसके हाथ में अपना फ्यूचर थामना चाहते हो। और अब इस सागी भी इन सारी की सारी बातों को सुनना होता है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत थर्ड सिलेक्शन के डाइनिंग से होती है। और यार मैं क्या ही बताऊं, ब्लू लॉक के टॉप प्लेयर्स का स्वागत गजब किस्म के खानों से किया जा रहा होता है। इधर ही इगागोरी कहने लगता है, भाई आज की ही रात है हमारे पास, जितना खा सकते हो खा लो। इस सब में अपने खाने से बड़े हुए मुंह से अब राइची बोलने लगता है, वैसे हमारी छोटी मोटी टीम सेट दोबारा आपस में ना मिल पाए। हाँ, सभी लोगों में फिर बादशाह कहने लगता है, वैसे मैंने सोचा नहीं था सभी लोगों के बीच में कोनेगामी का भी करियर खत्म होगा। तो चिगिरी भी उसकी बात से एग्री तो करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो आगे भी बोलने लगता है, लेकिन भाई ये ब्लू लॉक है, यहाँ पे वो होता है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होती। बस अगर हम सिर्फ U20 को हरा दे तो हमें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस समय रांची अब दोबारा से कहने लगता है, हमारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है। तो तुम में से किसी ने सोचा कि वो कौन सी टीम में जा रहा है? अगर तुम लोग कंफ्यूज हो तो फिक्र मत करो, हम पिछले मैचेस को देख के इस बात को तो अंदाजा लगा लेंगे कि हमें कहाँ जाना है। बादशाह जो कि एज यूजुअल टेंशन फ्री होता है, वो कहता है, भाई मैं तो रैंडमली कोई टीम पिक कर लूंगा। सुन के रांची चिरते हुए कहने लगता है, वेल मैं हैरान हूँ कि तू आखिर टीम सेट का सबसे हाईएस्ट रैंक कैसे होल्ड करता है। चिगिरी और इस सागी के दिमाग में भी इसको लेके कोई प्लान नहीं होता। इसी बात से सहमत होकर बादशाह फिर से कहने लगता है, जरूर टीम ए होगी या फिर टीम सी होगी। अगर तुम एक गजब किस्म के केमिकल रिएक्शंस वगैरह चाहते हो तुम जरूर नागी के पास ही जाओगे, और अगर तुम्हें गजब किस्म की टीम की तलाश में हो तो तुम रिंचा की टीम को ज्वाइन करोगे। सुनने के बाद इस सागी दिल में सोचने पे मजबूर हो जाता है। रिंग के सामने अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक रेस में टूटी हुई टांग से भागना। सागी सोचने लगता है, क्या मैं नागी को ज्वाइन करूं जो कि एक टच से बॉल में जान डाल देता है, या फिर रिंग को। इसी में हम इस सागी और आर्यू को ब्रश करते हुए देखते हैं। यहाँ पे आर्यू कहने लगता है कि वो ऐसी टीम को ज्वाइन नहीं करेगा जिनके साथ वो पहले खेल चुका है। इससे भी वो काफी ज्यादा गुस्से में आके और सीरियस में आके कहने लगता है, वैसे इस सागी मुझे ये समझ में नहीं आता, यहाँ तक तुम अपना नाम टॉप 6 में लाने में भी नाकाम रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसा गजब प्लेयर आखिर एक लिस्ट में भी नहीं आया, जबकि मैं तुम्हारी बराबरी करके तुम्हें हराने का सोच रहा हूँ। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवा रही है। तो सागी ऐसे गम के डेन में अपने घुटने मत चुकाना। खैर यार, एक जाता है और दूसरा आ जाता है। तो इसी तरह आर्यू के जाने के बाद वहां पे निको आता है। ये ब्लू लॉक के फेस वॉश भी यहाँ पे है। सब में अब निको भी यहाँ पे बोलने लगता है, तो इस सागी तुमने भी अभी तक नहीं सोचा कि तुम कौन सी टीम को ज्वाइन करोगे? वह जरूर हमारा ईगो हर एक प्लेयर की तपती हुई आग में तेल का काम कर रहा है, मगर मानो या ना मानो मुझे लगता है इन दी एंड ऑफ अ डे में ये टेस्ट सिर्फ इतना ही जानने के लिए है कि हम टॉप 6 के साथ कैसे चलते हैं। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं ऐसे मेंबर्स को चुनूंगा जहाँ पे मैं अपने आप को सामने ला सकूं और आगे बढ़ सकूं। मैंने ये तुमसे ही सीखा है सागी, तुम्हें खुद अपने आप को सामने लाना पड़ता है। मेरे ख्याल में हमारा निको मेन कैरेक्टर बनना चाहता है ब्लू लॉक का। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें टॉप 6 VIP रूम में दिखाया जाता है। वहीं पे ईगो मॉनिटर में अपीयर होते हुए उनसे कहने लगता है, अपने पूरे दम से यहाँ तक पहुंचने के बाद तुम लोगों ने प्रूफ कर डाला है
तुम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि तुम लोग ही ब्लू लॉक के इलीट प्लेयर्स हो। तुम लोगों की टीम प्लेयर्स को इस तरह से अलग किया, इसलिए आज से तुम लोग बेहतर से बेहतर अटैक पावर को पा सकते हो। तो तुम लोग मुझे एक ऐसी अटैक पावर दिखाओ जो कि तुम लोग अकेले में नहीं कर सकते। अगले को तुम इस तरह से सोचो जिस तरह से तुम लोग एक सीढ़ी पे पैर रख के ऊपर चलते हो, और यहाँ तक तुम आपस में भी टॉप 6 किसी अगले को अपनी पोजीशन ना लेने देना। तुम सब लोग ब्लू लॉक की ऊंचाइयों पे खड़े हो। मैं चाहता हूँ तुम लोग चुनौती पे पूरा उतरो। दूसरे सी में हम इसागी को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर इन थकी हुई ट्राई आउट्स का मकसद क्या है। इसागी को यहाँ पे गंदी किस्म की मुश्किल हो रही होती है कि वो कौन सी टीम को सेलेक्ट करे। क्या नहीं मौके पे पीछे से रियो भी आके कहने लगता है, वेल इसागी मेरा भी हिसाब तुम्हारे जैसा ही है। सुन के इसागी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहने लगता है, मैंने तो समझा तुम फौरन से नागी के पास जाओगे। जिसके जवाब में रियो थोड़े सख्त अल्फाज में कहने लगता है, ओए मैं उसके मुंह से नहीं सुनना चाहता जिसने हम दोनों को अलग ही किया है। पर फिर भी रियो से मजीद बोलता है, खैर मैं इस बारे में सोच रही था, मगर इसके पीछे एक अलग किस्म की सोच मुझे तंग कर रही थी। जैसे कि सेकंड सिलेक्शन ने नागी ने तुम्हें खुद चुना, जबकि मैं ये सोच के आगे बढ़ता चला गया कि उससे मैं इस बात का एहसास दिलवाऊंगा कि मुझे छोड़ के इस नागी को चुनना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। पर उसका यूं अब टॉप 6 में जाना मुझे तो लग पता चल गया, और वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे साथ खेलता था। से यूं आगे बढ़ता देख के मेरा कॉन्फिडेंस टूटता चला जा रहा है। मुझे तो अब यूं लगता है उसके तक पहुंचना तो दूर की बात, बल्कि उससे कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चलना भी मेरी बस की बात नहीं। मुझे पता है नागी के साथ खेलना ये मेरा एक और सुनहरा मौका है, पर ऐसा करते करते मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो वो मुझसे और भी आगे निकल जाएगा। तो इस आगे भी इसी बात से सहमत होकर कहने लगता है, वेल मुझे भी ऐसा ही लगता है रियो, मैं ऐसा रिंग के बारे में सोचता हूँ, पर इसके साथ ही साथ मुझे वो रास्ता सा दिख रहा है। मुझे लगता है अगर मैंने आज इसके साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश ना की तो वो कल एक अलग सा मकाम पालेगा जो कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। और अब इस आगे सब कुछ समझ आता है, यही वजह से वो अपना मोबाइल निकाल के फौरन से रिंग की टीम को मार्क कर लेता है। इसका मतलब वो रिंग की टीम से खेलेगा। इस आगे अब मुस्कुराते हुए कहने लगता है, रियो मैंने अपने ठिकाने को ढूंढ लिया और सब कुछ तुम्हारे लिए शुक्रिया। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा जो रास्ता मैंने अपने कदमों के लिए चुना है वो बिल्कुल ठीक है। और अब आखिर तक कुछ सुनने के बाद रियो की भी आंखें खुली की खुली रह जाती और उससे भी समझ में आने लगता, उसके दिमाग में ये बात बैठने लगती है, उसके दिल में ये बात बैठने लगती है, उसकी सोल में ये बात समाने लगती है। इस आगे रिंग की टीम को ज्वाइन करता है जो कि टीम ए होती है। इसी में ब्लू लॉक की 4 दीवारी के अंदर अब अनाउंसमेंट होने लगती है। इसी के साथ वोटिंग डेडलाइन का सिलसिला यहाँ पे खत्म हुआ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपनी अपनी तशरीफे उठा के हॉल में आ जाएगा और यहीं से टेक प्लेस लेने को जा रहा है थर्ड सिलेक्शन जो कि ब्लू लॉक का लास्ट सिलेक्शन होने को जाएगा। इसी में हम लास्ट सिलेक्शन के गैदरिंग रूम में देखते हैं जहाँ पे हम मॉनिटर के पीछे से ईगो की आवाज सुनते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने वोट किया और तुम लोगों की चॉइस ए और चॉइस बी को मद्देनजर मतलब के सामने रखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से मेंबर्स कौन कौन सी टीमों को ज्वाइन करेंगे। और जैसे कि इस वक्त तुम लोग मॉनिटर पे देख पा रहे हो तुम लोगों के इसी पैटर्न से 5 मैचेस होंगे, जबकि फर्स्ट मैच में हम रैंडम प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि टीम ए वर्सेस टीम बी का होगा। तो जो हमारे रैंडम प्लेयर्स हैं वो नानासे निजीरो, हियोरी यो, इसागी योइची, प्लीज एक एक कदम आगे बढ़ाइएगा। और अब इसके बाद बारी है टीम बी की जिसके लिए ब्लू लॉक का स्पिनर अब दोबारा से घूमेगा और 3 रैंडम प्लेयर्स को सेलेक्ट करेगा। तो टीम बी में सबसे पहले शिगुमा कियोहे, सेकंड सारा मादरा उची, मेरा मतलब मादरा काइरो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिगेरी कयोमा। प्लीज अपनी तशरीफ के टोकरे का एक कदम आगे बढ़ाइएगा। जिगेरी का नाम सुनने के बाद इसागी को ही तो सबसे पहले और सबसे बेहतर मालूम होता है कि आखिर जिगेरी अपने पैरों में किस कदर दम रखता है, अपने पैरों में किस कदर हिम्मत रखता है, वो बस अपने एक कदम से कितना बड़ा फासला तय कर सकता है। ये बात सबसे बेहतर इसागी ही जानता है और इसी बात की तो फिक्र अब इसागी को खाई जा रही होती है। पर फिर भी इसागी अपने मेन टास्क पे फोकस करते हुए कहने लगता है, मुझे सिर्फ अपने फोकस को बरकरार रखना है, वो बस इतना ही है कि इस टीम में रह के मुझे खुद को सामने लाना है। जबकि सिर्फ मैं नहीं बल्कि बाकी के लोग भी यही सोच रहे होंगे। इस ट्राई आउट में यहाँ तक अपने भी अपने नहीं है, यहाँ तक हमारे अपने टीममेट्स भी हमारे अपने जाती दुश्मन है और राइवल्स है। और इस आगे की टीम है तभी नानास से अपने शोल्डर्स के क्रैक निकालते हुए कहने लगता है, फाइनली वो वक्त आ गया जिस गाड़ी का मुझे बेदर्दी से इंतजार था। जल्दी मैं U20 तक की गहराइयों में पहुंच जाऊंगा। जो देख के इस आगे उससे कहने लगता है, हाँ
तुम अभी से काफी ज्यादा फड़फड़ाने लगे हो। जो सुन के ननासे थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगता है, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे मेरा नाम है ननासे, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो सागी भी अपना भी इंट्रोडक्शन पेश करते हुए कहने लगता है, मैं सेकंड ईयर में हूँ। फिर आगे से ननासे कहने लगता है, तो ये बात है, आज के बाद से तुम मेरे सेंपाई हो। अभी सागी को समझ में नहीं आ रहा था कि आर्ट ऑफ बिलो इसमें ये जानून कहाँ से जागा। इसी के आगे से हियोरियो भी कहने लगता है, वैसे तुम्हें इतनी नरमी दिखानी नहीं चाहिए, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ, नाइस टू मीट यू। और तभी हम देखते हैं इस सागी की टीम आपस में काफी ज्यादा घुल मिल रही होती है। यहाँ तक ननासे और हियोरी अपने मुंह से भी कहने लगते हैं, इस टीम में तो बिल्कुल यू कंफर्टेबल लेवल फील हो रहा है जैसे कि मैं अपने घर में हूँ। और उन्हें इस बात का भी अच्छे से मालूम है इस जगह का नाम ब्लू लॉक है। एक परिंदे के पर मारते ही नजारा चपकते ही तो उससे लम्बे में कब और कैसे तुम्हारा अपना टीममेट ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, इस बात का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा सका। पर जो भी यहाँ पे कोई अपनी लानत तक देना गवार नहीं समझता कि जो लोग इस सागी के चेहरे पे बढ़क रही है, वो जुनून, वो जज्बा, वो बढ़कते हुए शोले, वो इंटेंसिटी, बस सबको इसी से लगाव है। सब इसी के दम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सागी सोचने लगता है कि हम जैसे नोबडी, जिसको कोई जानता नहीं है और कोई पूछता नहीं है, कि हम जैसे नगवार और बेचारों का सिर्फ एक आखिरी टिकट है। अब चलते चलते ये लोग मैदान में पहुंच जाते हैं और जैसे कि ये टीम इतोशी रिन और शीदो आगे बढ़ाते हैं, तो टीम ए के लीडर्स पहले से ही मैदान में मौजूद होते हैं। इससे में रिंग की नजर जैसे ही इस सागी पे पड़ती है, हमारे मेन कैरेक्टर पे, उसे देख के थोड़ा सा शौक हो जाता है कि ये इस टीम में क्या कर रहा है। और मैं पहले ही बता दूं, सारे प्लेयर्स के बीच में सिर्फ इस सागी ने ही रिंग को आज तक हराया है। जरूर चंद लम्हे के लिए सही, लेकिन उस दौरान ने रिन ने उसकी खुद दाद दी थी। हाँ, ब्लू लॉक का एक अकेली जात इस सागी, सिर्फ इस सागी ने ही आज तक रिंग को हराया है, जो कि ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर है। और जिसमें सागी रिंग को ओवरपावर करता है, वो वाली एपिसोड में अपने मेन चैनल एनिमे रैंक्स पे अपलोड कर चुका हूँ। खैर यार ठीक, बिल्कुल इनके सामने टीम बी खड़ी होती है और जो टीम बी का टॉप प्लेयर्स होते हैं वो करासु और ओतोया होते हैं। देखते वो गाड़ी आ जाती है जिसको हर धड़कते हुए दिलों का इंतजार होता है। दोनों टीम्स आमने सामने खड़ी और इनके बीच में मैच शुरू होता है और इनके गोलकीपर एज यूजुअल ब्लू लॉक के अपने होलोग्राम्स होते हैं। और यहीं पे रिन बॉल शीदो को पास करता है। वहीं पे सागी भी आगे बढ़ते बढ़ते अपने दिल में कहने लगता है, मैच के दम से आज मैं अपने आप को प्रूफ करके ही रहूंगा। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत शीदो से होती है, जो कि गुनगुनाते हुए बॉल को लेके अब आगे बढ़ा होता है कि तभी उसके सामने ब्लू लॉक का नंबर 4 प्लेयर ओतोया आके उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें इससे मजीद आगे नहीं बढ़ने दूंगा। क्योंकि शीदो काफी गजब किस्म की स्पीड से बॉल निकालने की कोशिश तो करता है, पर ओतोया भी उसके साथ कमर से कमर मिला के उसका पीछा छोड़ा ही ना होता। ये देख के इस सागी अपने दिल में कहने लगता है, हाँ, जबरदस्त, यह तोया नाम का शख्स इस कदर फास्ट है कि वो शीदो की स्पीड के साथ और ट्रिपल के साथ मैच कर पा रहा है। थोड़ी देर में टीम बी का मादरा भी तोया को सपोर्ट करने के लिए और शीदो से बॉल छीनने के लिए आ जाता है। तभी थोड़ी दूरी में सागी शीदो से कहने लगता है, ओ शीदो, बॉल मेरी तरफ पास करो। और जब शीदो का ध्यान जैसे ही सागी की तरफ पड़ता है तो वो कहने लगता है, हाँ तो ये तो वही नुबड़ा नहीं है जो बड़ा स्मार्ट सा है। और इसी में वो बॉल फौरन से सागी की ओर पास कर डालता है। बस ये बॉल सागी के कदमों में गिरती है। इस सागी अपनी दिशा को पलट डालता है, अपने मन में सोचते हुए कि आज के दम से और आज के रोज से ये आंखें और ये दिमाग पहले से काफी ज्यादा कर सकते हैं। और ये कहते हुए वो ब्लू लॉक के नंबर 1 प्लेयर इतोशी रिंग को बॉल पास कर डालता है। और यहाँ पे रिन अपने सामने करासु को पाता है, जो कि ब्लू लॉक का टॉप प्लेयर में से एक प्लेयर है। इसके साथ ही साथ उसके पार्टनर शिगुमा को पाता है। और ना के सिर्फ इतना बल्कि टीम भी उससे कॉर्नर करने की कोशिश करने लगती है। रिंग को पता होता है कि इस सागी उसके आसपास ही भटक रहा है। तूफान की तरह भड़कते हुए शिगुमा के आसपास घूम के फौरन से बॉल इस सागी की ओर पास करता है। हालांकि बॉल इस सागी के पैरों तक जा भी पहुंचती इससे पहले चिगेरी ह्यूमा अपनी गंदी किस्म की स्पीड से बॉल इस सागी के कदमों में जाने से पहले ही अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसके चलते यहाँ तक आगे भी किक मार देता है। और इस दौरान वो इस सागी को वार्न भी करता है कि यार तुम्हें पढ़ना इजी होता चला जा रहा है, इस सागी इडियट। जबकि चिगेरी को ये बात सबसे बेहतर मालूम है कि सागी ने एक वक्त में ब्लू लॉक के नंबर 1 प्लेयर रिंग को भी सरपास किया था। खैर यार चिगेरी के किक के कारण अब बॉल फौरन से गोल के आगे बाउंस करती भी जा रही होती है। तभी यार शीदो काफी अग्रेसिव तरीके से बॉल का पीछा करने लगता है। यूं पागलों की तरह दमदार तरीके से भागता देख के सागी कहने लगता है, हाँ थोड़ी देर पहले तो ये हम सबसे पीछे था,
ये इतनी जल्दी आगे कैसे पहुंच गया? जो भी इसमें हमारा ही फायदा है। तो हाँ यार, पर तभी इसागी भी अपने उन्हीं बढ़कते हुए शोलों से आगे बढ़ने लगता है। वो शीदो की मूवमेंट, उसकी स्पीड, उसकी रिफ्लेक्सेस देख के कहने लगता है, ये स्पीड, रिफ्लेक्सेस, मूवमेंट्स, मुझे पता है मुझे शीदो की मूवमेंट के साथ काम करना होगा। पर जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है और लोग उसका पीछे पड़े हुए हैं, तो चाहे जरूर ये बॉल अपने हाथों में थाम भी ले, टीम भी इससे घेर लेगी। टीम ए का इसागी अपने आप से सहमत होकर कहने लगता है, इसागी अपने अपोनेंट्स को और अपने गोल को अपने दिमाग में धसा ले। टीम ए का शीदो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो चाहे तो अपने पास बॉल रख सकता है। और यहाँ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वार करने के पैंतरे को बरकरार रख सके। हमें दिखाया जाता है टीम ए का शीदो जो जो ही बॉल अपने कदमों में लेने को जा रहा होता है, टीम ए का इसागी वहां से बस सबसे अलग और बस उसके सामने आने को जा रहा होता है, क्योंकि इसागी को ये बात मालूम है कि उससे पूरी टीम बी ने घेर रखा है। इसमें यहाँ तक ब्लू लॉक के टॉप 2 प्लेयर्स भी शामिल है, ऊपर से बाकी और मेंबर्स में भी। तो मुझे उसकी जाके मदद करनी होगी। खैर यार, वो इसागी की सोच को मिट्टी में बदल डालता है। शीदो को जरा भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन और कहां से कैसे उसके आगे कदम जमाए। शीदो लोगों में घेरा और गोल से थोड़ा दूरी में होने के बावजूद भी अपनी एक ही गंदी किस्म की शॉट से फौरन से टीम ए के लिए गोल कर डालता है। फिर से इसागी खड़ा कंफ्यूज अपने मन में कहने लगता, नामुमकिन, उसने देखे बगैर ही गोल कर डाला। एक मिनट, क्या इसने गोल की दिशा भी देखी थी या नहीं? वो कौन सी दिशा में शूट करने को जा रहा है, क्या इससे ये भी मालूम था? खैर जो भी, इसमें इसागी का ही फायदा होता है, तो इसागी इसमें ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि एज यूजुअल इसागी जो है वो शीदो की टीम में ही है। पर अगर सही मानों में किसी की फट्टी भी होती है तो वो टीम बी की होती है। पिंक बालों वाली क्वीन अब सोच रहा था कि क्या हुआ यार, गोल हो गया, पर कैसे? और तभी टीम ए का शीदो अपनी फ्लेक्सेस मारते हुए कहने लगता है, मेरे जिस्म का एक एक पुर्जा, मेरे जिस्म का एक एक सेल डिवाइड हो गया, मेरे को गोल की पुकार लगा रहा था। क्या ऐसी हालत में कोई मुझे रोक भी सकता है? शीदो यहाँ पे सबसे बोलता है, मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। और अब कहीं जाके इसागी को एहसास होता है, उससे मालूम पड़ता है, उससे अपनी औकात याद आती है। फिर कहीं जाके उससे समझ में भी आती है, ये वो गजब किस्म की ओवर पावर्ड फोर्स जिसने यहाँ तक कुनिगामे के रास्ते को भी कुचल डाला। के डिफेंस वगैरह और दूसरी चीजें बस खास नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बढ़ के फिजिकल एबिलिटीज, इसकी स्पीड, खतरे को महसूस करना, जिसे रिफ्लेक्सेस भी कह सकते हो, की मूवमेंट, सब कुछ बहुत गजब किस्म की है। और यहाँ पे शीदो की फिजिकल एबिलिटीज इसागी ने बाडू वगैरह से बढ़ के पाई होती है। उधर ही हम टीम बी के करासु को देखते हैं, जो कि ब्लू लॉक का नंबर 3rd प्लेयर है। वो खुद से कहने लगता है, तो ठीक है सर, मैंने इस एंटीना की सारी मूवमेंट्स को अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लिया है। वो कहने लगता है, चलो इसे इंस्टॉल तो कर लिया, अब इसे हरकत में भी लाते हैं। यूं ही गेम रीस्टार्ट होती है। यहाँ पे टीम भी बॉल लेके आगे बढ़ी होती है। बॉल इस वक्त करासु के पैरों में थाम रखी होती है। इसागी सोच रहा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ किया है तो ब्लू लॉक के टॉप प्लेयर्स ने नहीं किया है। और यहीं पे इसागी नोटिस करता है कि करासु इधर उधर देख रहा है ताकि वो किसी को पास कर सके। इसागी इससे काफी ज्यादा वियर्ड पाता है, क्योंकि ये ब्लू लॉक है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को पास करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो इधर उधर खोया होता है। तो इसागी इस लम्बे से फायदा उठाते हुए उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है। इसागी अब उससे जूझ ही लेने आता है। करासु बॉल को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब दोनों की दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाने लगते हैं। उस दौरान इसागी सोच रहा होता है, क्या ये सब कुछ इसने जानबूझ के किया? करासु उससे थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हुए कहने लगता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम अपने अपोनेंट्स के उन पैंतरों के खिलाफ जा रहे हो जिसमें वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो इसका मतलब करासु से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिसके तुम खिलाफ जा रहे हो उस मूव को मैंने बार बार प्रैक्टिस कर रखा है, और ये एक बार नहीं बल्कि तुमने पिछली बार अब तक के मैच में जितनी भी कोशिश किया है सब के सब में तुम्हारे अपने अपोनेंट सबसे बेस्ट है। क्यों उनके स्ट्रॉन्ग पैंतरे से, उनके स्ट्रॉन्ग मूव से छीनने की कोशिश करते हो, के बजाय अगर तुम चाहो तो उनकी कमजोरी पे भी फोकस कर सकते हो, जिससे तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं इसागी योइची, तो मैं तो एटलीस्ट तुम्हारी टीम के तो वीक पॉइंट से फायदा उठा रहा हूं। तुम्हें पता है यहाँ पे मैं वीक किससे कह रहा हूँ? मैं किससे और को नहीं बल्कि तुम्हें कह रहा हूँ, इसागी। और यहाँ पे ये दोनों इसी तरह बातें करते करते कब से आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं। शीदो आके उन्हें कहता है, भाई तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, जो भी मुझे भी घुसने दो और इसका मजा लेने दो। शीदो और इसागी मिलके करासु से बॉल छीनने की कोशिश करते हैं।
पे लग रहा होता है कि करासु आगे शूट करेगा, पर वक्त रहते ही करासु शीदो जैसे को भी अपने जासे में फंसा के फौरन से दिशा को पलट डालता है। वो दोनों जब दोबारा से उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, वो दोनों को अपने हाथों से पुश करते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज करके अपनी दिशा को दोबारा से घूमते हुए पलटता है और इसी तरह वो दोनों के बीच में से गुजरते हुए आगे निकल जाता है। और ऐसा करते करते वो गोल के काफी ज्यादा करीब पहुंचा होता है और बस बूम, वो इसी तरह गोल कर डालता है और इसी के साथ टीम ए और टीम बी का स्कोर अब बराबर हो जाता है। उधर ही इस सागी समेत अब सब लोगों की नजरें करासु पे टिकी बैठी हुई होती है। एबिलिटीज को करीबी से गले लगाने के बाद, उसे महसूस करने के बाद इस सागी अपने मन में सोचने लगता है करासु ब्लू लॉक टॉप 3rd प्लेयर में आता है और इसके कदमों में जाने की देर होती है जैसे कि बॉल इसके आगे झुकी जाए। इसका पूरे तरीके से बॉल पे कंट्रोल होता है। मैदान में गेम के दौरान लोगों को चकमा देना वो तो इसका अलग लेवल है, लोग मास्टर फेंट टेक्निक भी कह सकते हो। सागी से गेम की फील्ड में एक असैसन पाता है या फिर इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के ज्यादा शक्तिशाली था कि लोग उसका दम और जज्बा देख के तंग रह जाते। वो लाजवाब था और हसीम भी। जिस सब में हियोरी करासु से मुखातिब होके और इस सागी से सहमत होके कहने लगता है ये हर बारी पे अपनी शार्प एनालिटिक का यूज करके टीम में सबसे वीकेस्ट प्लेयर पे जाता है और उसी को ओवर पावर करके ये हर मैच जीतता चला आया है। और दिखने से तो लगता है इस बार इस सागी इसने अपनी नजरें तुम पे कर डाली है। जो सुन के इस सागी फिर उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है? क्या दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो हियोरी इसके जवाब में कहने लगता है हाँ, हम लोग ब्लू लॉक में आने से पहले भी एक दूसरे को जानते थे। तो तुम्हें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इस सागी जाके भी इससे अपनी कमजोरी नहीं छुपा सकते और छुपाने की कोशिश भी मत करना। इसके बजाय अपनी स्ट्रेंथ दिखा के उससे ओवर पावर करो, उस पर भारी पड़ो। ये सुन के अंदर ही अंदर इस सागी भी उसकी बात से एग्री करता है क्योंकि अंदर ही अंदर इस सागी को भी ये बात मालूम होती है कि वो एक ही मैच में अपनी सारी की सारी वीकनेसेस को नहीं सुधार सकता और इसके बजाय वो उन चीजों पे फोकस करे जो कि ऑलरेडी उसके हाथों में थामी रखी गई है। फिर सागी सीरियस होके कहने लगता है मैं अपनी एबिलिटीज वगैरह का इस्तेमाल शुरू करता हूँ। मेरी एबिलिटीज स्पेशल अवेयरनेस और इसके अलावा ऑफ द बॉल मूवमेंट्स, मैं इन दोनों पे फोकस करता हूँ। खैर यार गेम को दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता है जहाँ पे रिंग ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर बॉल सीधा पास शीदो को करता है। शीदो टीम ए का प्लेयर टीम ए के दूसरे प्लेयर इस सागी से सहमत होकर कहने लगता है इस सागी क्यों ना हम पिछली टैक्टिक्स को दोबारा से काम में लाए। ये कहते हुए वो बॉल इस सागी को पास कर देता है। जो सुन के सागी अपने मन में कहने लगता है तो तुम चाहते हो मैं और रिन तुम्हारे लिए उनके डिफेंस सिस्टम को तोड़ डाले, पर सारी सी बात है ब्लू लॉक का 3rd प्लेयर करासु मुझ पे नजर रख के बैठा हुआ है। और जैसे कि करासु इस वक्त इस सागी से पीछे होता है और इस सागी एक लम्हे में उसके बारे में सोच रही होता है कि दूसरे लम्हे में नजारा चपकते वो इस सागी की गर्दन तक जा पहुंचा होता है। ऐसा करते हुए यहाँ तक वो इस सागी और रिंग के बीच में वो रास्ता भी बंद कर डालता है। इससे पहले इस सागी ब्लू लॉक के नंबर 1 प्लेयर को पास भी कर डाले। यूं ही हमें दिखाया जाता है करासु और इस सागी अब दोनों एक दूसरे को शोल्डर चार्ज कर रहे होते हैं। इसी में अपने दम से करासु यहाँ तक इस सागी से बॉल छीन भी लेता है और छीनते दौरान वो कहने लगता है मुझे पता था इस सागी तुम अकेले किसी काम के नहीं हो, तुम्हें गोल करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अभी करासु बोले कि अब आगे बढ़ने लगता है और इस सागी को वो अपने हाथ से पीछे धकेल के लगता है। फिर अचानक से ये बात इस सागी के दिमाग में बैठ जाती है। करासु शुरू से ही अपने और अपने अपोनेंट के बीच में थोड़ा सा फासला लगता है। फिर उस दौरान ये एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पे ये लोगों को या फिर चकमा दे दे या फिर उन पे पूरे तरीके से भारी पड़ के बॉल को छीन के ले जाए। सबसे बढ़ के ये इसी तरह अपने हाथ का इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ ताकि वो स्पेस में इतना डिस्टेंस बरकरार रख सके कि उसने जो करना वो कर ले। इसके इस हाथ में काफी ज्यादा पावर है। आसो इस सागी को होश भी दिलवाता है कि तुम इस सागी अपने समेत अपनी पूरी टीम को डुबा रहे हो। इसी समय शीदो और ननासे भी अब इस सागी को सहारा देने आते हैं। तीनों के तीनों यहाँ तक तीनों के तीनों उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। ब्लू लॉक का नंबर 6 प्लेयर जो कि करासु का टीम मेंबर होता है अपने चोरों वाले कदम से हियोरी और रिंग के बीच में से गुजरता हुआ फौरन से आगे आता है। महसूस करने के बाद करासु दोबारा से अपने हाथों के कारण तीनों के बीच में से वो स्पेस सा बनाता है और बस ये काफी होता। करासु अकेले ही पूरी टीम ए पे भारी पड़ जाता है। बस देखते ही देखते वो यहाँ तक बॉल ब्लू लॉक के टॉप 6 प्लेयर ओतोया को पास भी कर डालता है। उस दौरान यहाँ तक ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर ओतोया को रोकने की कोशिश भी
भी करता है। हालांकि रिन उसकी और अपनी गर्दन पीछे मोड़ता ही है कि तब तक वो उससे आगे होता है कि अतोया जो है वो टीम बी का असैसन है, उसके पास स्पीड है और स्टेल्थ मोड है। पर गेम यहाँ पे भी आके ना रुकती, असैसन और निंजा का रैम्पेज जारी रहता और इसी तरह वो अपना सेकंड गोल भी कर देते हैं। ये कह सकते हो इस वक्त ये दोनों मिलके पूरी फील्ड पे बाड़ी है, असैसन और निंजा, जिस पर अपनी नजरें ठहराने के बाद इसागी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है ये दोनों मिला के एक ऐसे कॉम्बो को क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई वीकनेस तक नहीं है। गेम को रिस्टार्ट किया जाता है। रिन सबको वार्न भी करता है कि तुम लोग मेरे आगे सिर्फ कीड़े हो, अगर मैं सीरियस हो गया तो पूरी गेम यहाँ पे खत्म हो जाएगी एक झटके में। सागी लिन से पास लेना चाह रहा होता है लेकिन करासु ने इसका रास्ता रोक रखा होता है। रिन इस सागी को इग्नोर करके अब आगे बढ़ने लगता है। के बाद अब रिन बॉल हियोरी को पास कर डालता है। रिन उससे कहने भी लगता है कि मेरी स्पीड और मेरी पावर की बराबरी करने की कोशिश करो। टीम बी के प्लेयर शुगुमा और मादरों के रास्ते में आने की कोशिश भी करते हैं। हियोरी और रिन को सिर्फ 1 सेकंड लगता है, वो दोनों पे भारी पड़ के आगे निकल जाते हैं। उसने जिस तरीके से पास किया होता है वो देख के सागी कहने लगता है हियोरी ने मेरे मूव को कॉपी किया। अब गोल करने के काफी ज्यादा करीब होता है कि तभी उसके सामने ब्लू लॉक का टॉप 6 ओतोया आके खड़ा हो जाता है। उससे पास करने की कोशिश करता है पर ओतोया उसे इस बात का एहसास भी दिलवाता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। पास में मुझे शीदो से कहने लगता है मुझे पास करो। भाई वो निंजा है, उसके पास स्पीड की कोई कमी नहीं है। इसी बीच में शीदो का रास्ता रोकने चिगिरी आता है और उसे कहने लगता है एंटीना पीछे हो जा। चूंजुई लोग उसके ऊपर टूट रहे होते हैं। रिन उन सबको इस बात का अंदाजा, उन सबको इस बात का मजा चखाता है आखिर किस वजह से उसे ब्लू लॉक का नंबर 1 रैंक दिया गया। लोग उसके ऊपर टूट रहे होते हैं। उसी बीच में से एक छोटा सा रास्ता दिखता है और इस ब्लाइंड शॉट से फायदा उठाते हुए रिन एक ही झटके में गोल कर डालता है। हाँ यार, रिन की वजह से अब टीम ए और टीम बी का स्कोर बराबर फिर से हो जाता है। देख के टीम बी के दोनों टॉप प्लेयर्स भी रिन की दाद देने पे मजबूर हो जाते हैं। बस इस सागी मैदान में खड़ा अब देखने के अलावा कुछ भी ना कर पाता। उसने कुछ भी नहीं किया होता इन मैचेस में जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है जब रिन जो ही गोल करने को जा रहा था उसने शीदो और रिंग को अपने सामने आने दिया ताकि वो एक शील्ड की तरह यूज कर सके, जिस वजह से टीम बी के गोली को अब बॉल नहीं दिख रहा होता कि बॉल कहां पे है। इसी लम्हे में रिन ने बॉल की दिशा को भी पलट डाला था। ये सब कुछ उसने एक ही लम्हे में 1 सेकंड में किया और इसी तरह गोल भी यहां तक कर डाला। और जैसे कि ये रिंग की एबिलिटी है कि वो मैच के दौरान फ्यूचर का अंदाजा लगाता है। तो हाँ यार, तुम लोग ये कह सकते हो रिंग को ये सब कुछ मालूम था कि ये हो के रहेगा। और ये सब देखने के बाद टीम बी का अब चिगिरी कहने लगता है ओह मैन, सिर्फ एक ही लम्हे में मुख्तलिफ पावरफुल टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल किएगा, वो भी सिर्फ एक गोल के लिए। और ये लम्हा, ये मौका, ये समय, ये वक्त, ये काफी होता इस बात का एहसास दिलवाने के लिए कि रिन ब्लू लॉक का टॉप प्लेयर क्यों है। और यहीं पे सागे अब सोचने लगता है मैं किसी काम का नहीं उस मैच में, आखिर कैसे मैं प्रूफ करूं खुद को, फिर कैसे मैं खुद को शीदो और रिंग की निगाहों में लाऊं। जबकि दूसरी ओर चिगिरी भी यही सोच रहा होता है और चिगिरी को भी इस बात का अंदाजा होता है। यकीनन इस सागी भी यही सोच रहा होगा कि कैसे वो अपने आप को प्रूफ करे। अब बाकी खिलाड़ियों को भी थोड़ी बहुत इसी बात की चिंता होती है कि ब्लू लॉक में टॉप 6 प्लेयर्स का तो फ्यूचर कहीं पे नहीं गया। अगर किसी को हटाया जा सकता है तो वो इन्हीं छोटे मोटे इसागी और चिगिरी वगैरह को हटाया जा सकता है। अब जबकि असैसन और निंजा ने एक वक्त में पूरी फील्ड में तबाही मचाई होती है, वहीं पे करासु जिससे लोग असैसन भी बुलाते हैं वो निंजा से कहने लगता है भाई अब जिस तरह से नंबर 1 प्लेयर खेल रहा है इस तरह से तो हम पहले की तरह फील्ड में तबाही नहीं मचा सकते। नंबर 1 प्लेयर का सामने से मुकाबला करने की कोशिश मत करना। और वहीं पे अब चिगिरी भी अपने नमूने दिखाने के लिए तैयार होता है। वो उनके बीच में अपने दम से घुसने की कोशिश करेगा। तभी गेम को रिस्टार्ट किया जाता है जहाँ पे करासु बॉल को लेकर अब आगे बढ़ा होता है। हालांकि टीम ए का शीरो उससे बॉल छीनने की कोशिश भी कर रहा होता है। उधर ही पास में मौजूद चिगिरी अपने मन में कहने लगता है करासु ओतोया के पास ही रहता है ताकि वो उससे पास दे सके। मुझे कैसे न कैसे करके इनके बीच में जाना पड़ेगा ताकि पास मुझे रिसीव हो। हालांकि अगर मैं ओतोया की तरह तेज और आसानी से मूव ना कर पाया पास तो मेरे करीब से भी नहीं गुजरेगा। वैसे भी पास में हरगिज़ फील्ड के बीच में चाहूंगा ही नहीं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हो, बल्कि इसके बजाय मैं एक साइड वे पे अपने कदम जमाऊंगा। यहीं पे सागी जो कि फील्ड को रीड कर पाता है वो इससे महसूस कर लेता, वो चिगिरी की स्पीड को महसूस कर पाता है। हम सबको पता है चिगिरी की स्पीड वाकई में काफी ज्यादा दमदार
दमदार है और इसे महसूस करने के बाद अब इसागी भी उसे रोकने की कोशिश करता है, और यह भी काफी ना होता करासु की अटेंशन को अपने ऊपर लाने के लिए। इस वजह से चिगेरी अपने पैरों को और भी बुरे तरीके से और फ्रस्ट्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। वो इसागी जैसे को हाफ सेकंड में ही पीछे छोड़ के आगे चला जाता है। इतनी ज्यादा स्पीड में होने के बावजूद भी अब कहीं जाके करासु को भी इस बात का एहसास होने लगता है कि हाँ यार। फिर करासु फौरन से अब चिगेरी की ओर पास करता है, जो बात अतोया को भी अब परेशान कर डालती है कि यार मैं तो उसकी टीम में ब्लू लॉक का टॉप रैंकिंग में आता हूँ और उसने मुझे देने के बजाय उससे पास कर दिया। बॉल रिसीव करने के बाद चिगेरी बॉल को लेके आगे ही बढ़ होता है कि उसके रास्ते में ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर आता है। वो उसके मुंह पे आके कहता भी है कि मैं तुम्हें इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये लम्हा अतोया के लिए काफी होता। वो तब तक गोल के करीब पहुंच चुका होता है। इस बार टॉप प्लेयर नहीं बल्कि चिगेरी उनके प्रेजेंस को महसूस कर पाता है। इस पर चिगेरी बॉल कैसे न कैसे करके ब्लू लॉक के नंबर 1 प्लेयर से बचा के अतोया के हवाले कर डालता है। बॉल बस अतोया निंजा के पास आने की देर होती है कि वो इसी में गोल भी कर डालता है, जो देख के इसागी तंग सा रह जाता है और वो अपने मन में बोलने लगता है चिगेरी तुम इनके अटैक का एक हिस्सा बन गए। और हम देख पाते हैं टीम बी के टॉप प्लेयर्स ने चिगेरी को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर भी लिया होता है। इन सब में टीम ए से दोबारा से गेम को रीस्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर इन बॉल को थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद फौरन से बॉल हियोरी की ओर पास कर डालता है। ये बात अब इसागी को थोड़ी बहुत चुभड़ी भी होती है कि रिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। हियोरी अपनी हर तरफ नजरें दौड़ा होता है ताकि वो बस किसी भी तरीके से फील्ड में अपने आप को गुस्सेड़ सके, जो कि अच्छे से काम कर रहा भी होता है। वो दोनों रिन और हियोरी आपस में पासिस को कंटिन्यू रखते हैं। इसागी समझ जाता है कि हियोरी बस किसी तरीके से अपने आप को इस मैच का हिस्सा बनाना चाहता है, और बात यहाँ पे आके खत्म होती है। क्या ऐसा इसागी कर सकता है? यही सोचते हुए इसागी फौरन से अब गोल की ओर बढ़ने लगता है ताकि अगर उसे मौका मिल जाए तो वो तुरंत से डायरेक्ट शूट का इस्तेमाल करके गोल कर डाले। और टीट किस्म का करासु अभी तक इसागी के पीछे पड़ा होता है। इस समय इसागी भी एक ही लम्हे में दिशा को पलटने की कोशिश तो करता है। करासु से होश दिलवाता है कि वो अभी भी तुम्हें देख पा रहा है, ना समझ। बीच में हियोरी तब तक बॉल को पास कर चुका होता है और यहाँ पे इसागी समझ रहा होता है कि बॉल शायद से उसके पास आने को जा रही है। तो सही लम्हे में बॉल इसागी से गुजरते हुए फौरन से रिन की ओर जाती है। और मसला तो तब खड़ा होता है, वहां पे शीदो और रिन दोनों के दोनों मौजूद होते हैं एक ही टीम के, और दोनों की दोनों एक ही साथ बॉल को किक मारते हैं। और इसके बाद ही तब कहीं जाके दोनों की नजरें एक दूसरे पे जाती है, जिसके बाद शीदो और रिन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों के एक साथ पैर डालने की वजह से बॉल कहीं और पे उड़ के चली जाती है और तब तक बॉल जाती है चिगेरी के कदमों में। लम्बे से फायदा उठाते हुए चिगेरी बॉल फौरन से अतोया की ओर पास करता। अतोया भी बिना वक्त गवाए बगैर बॉल फौरन से आगे करासु की ओर पास कर देता है। बस ये लम्हा काफी होता। करासु देखते ही देखते फौरन से गोल भी कर डालता है। ये गोल कब और कैसे हो भी क्या किसी को पता ना चलता, जबकि टीमें जाहिल उनके टॉप प्लेयर्स आपस में ही लड़ पड़ते हैं कि ये पास मेरे लेता तो वहां पे क्या कर रहा था। ये लम्हा काफी होता और ये समय काफी होता, और हम सबको पता है ये मौका इसागी के लिए काफी होता। इसागी यहाँ पे खुद को पजल में डूबता हुआ पाता है, और हमने पिछली जितनी बार भी देखा है बार भी इसागी खुद को पजल में डूबता हुआ पाता है, वो उतनी बार ही वहां पे कोई ना कोई आंसर जरूर तलाश करके आता है। तो हाँ यार, बिल्कुल पिछली बार की तरह जिस तरह से इसागी ने एक वक्त में रिंग को सरपास किया था, वो घड़ी शायद से दोबारा से हमारे सरों पे टूटने को जा रही है। इसागी खुद को पजल में डूबता हुआ पाता है और अपने मन में अब सोचने लगता है रिन ने बहुत सोच समझ के अपनी लोकेशन चूज की थी जहां से वो परफेक्ट तरीके से शूट कर पाए। उधर ही दोषी और शीदो जो कि अपनी इंस्टेंट पे रिलाई करते हुए फौरन से उसी जगह पे टूट आया, जिस वजह से दोनों एक दूसरे में घुस के रह गए। यही पे आप देख पाते हैं दोनों एक दूसरे को गिरबान पकड़ के काफी गुस्से बड़ी निगाहों से घूरते हुए कहने लगते हैं, ओए रिन दोबारा मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे गेम के दौरान ही मार डालूंगा। तो रिन भी इस पर बोलने लगता है, तुम अपने इन बेकार एंटीना को किसी अच्छी जगह पे यूज करो तो हमें फायदा होना। पर ये देख के इसागी समझ जाता है कि ना भाई ना, अब ये दोनों कभी भी मिल के काम कर ही नहीं सकते। तो मैं आखिर इस कमी को कैसे पूरा कर सकता हूँ। हमारा स्कोर 2 है और उनका स्कोर 4 है। इसका मतलब अगर उन्होंने एक स्कोर और किया वो लोग गेम जीत जाएंगे। इसागी अब और भी काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, अब नाकामी का यहाँ पे दूर दूर तक सवाल भी नहीं उठता। गेम को रिस्टार्ट करते हैं जहाँ पे टीम है बॉल को लेके अब आगे बढ़ी होती है, और एज यूजुअल रिन हियोरी के साथ अब गजब किस्म की पासिंग करके आगे बढ़ा होता है। क्या तो उसके रास्ते में आके कहने लगता है,
वैसे तो भी बिना पासिंग के आगे नहीं ले जा सकता बॉल को। ये कहते हुए अतोया रिंग को कवर अप कर लेता है ताकि हियोरी उसे पास ना कर सके। ये देख के इसागी से अपने लिए सुनहरा मौका समझता है और वो हियोरी से कहता है कि मेरी तरफ पास करो। और शायद से इसागी एक चीज भूल गया होता है कि अभी तक करासू उसके पीछे हाथ धो के पड़ा होता है। कहीं ना कहीं पे इसागी को भी ये कड़वी सच्चाई मालूम होती है कि उससे कुछ भी करके करासू से छुटकारा हासिल करना होगा, वरना वो यहीं पे भूल जाए उससे किसी भी तरीके से करासू पे बाड़ी पड़ना होगा। देखते देखते यहाँ पे नानासे अब करासू से भी लीड लेते हुए कहने लगता है इसागी, शीदो और रिन वैसे क्या कर रहे हैं वो मेरी सोच से बढ़ गया क्योंकि वो दोनों जीनियसेस है। और एटलीस्ट मैं तुम्हें देख के समझ गया हूँ इसागी, तुम्हारा दिमाग वाकई में काफी ज्यादा तेज है। समझ गया था तुम्हें देख के तुम कौन सी पोजीशन लेना चाह रहे हो और मैं अब तुम्हारे लिए वो पोजीशन लूंगा। पर इसागी भी अब मन में कहने लगता है तो इससे मालूम पड़ गया कि मैं किस तरह से रिन और शीतो को सपोर्ट के लिए यहाँ पे आया हूँ। यकीनन ये एक परफेक्ट एंगल है, पर करासू के होते हुए इसागी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये सब देख के हियोरी भी बॉल फौरन से पास कर डालता है और अब यहाँ पे इसागी नोटिस करता है कि इसका ध्यान अब नानासे की तरफ हो गया है। हम सबको पता है जब अपोनेंट एक सेकंड के लिए भी इसागी से नजर हटाता है, इसागी इस लम्बे से फायदा उठाते हुए उसकी ब्लाइंड स्पॉट में जाने की कोशिश भी करता है। तो हाँ यार, इस बार भी इसागी कुछ ऐसा ही करता है। और करासू बहुत ज्यादा कमीना होता है, वो असैसिन है, वो इन चीजों में मास्टर है। वो उससे कहता भी है भाई मैं तुझे देख पा रहा हूँ। बात इसागी के लिए यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। इसागी अब दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में जाता है और ऐसा करते करते इसागी के हाथ में बॉल लग ही जाती है। फाइनली इसागी अपने मन में कहने लगता है हाँ मेरे दिमाग ने वो विजन सी देख लिया गोल करने के लिए, पर हाँ थोड़ा सा एंगल टेढ़ा है, पर गोल मेरा है। क्या एंगल टेढ़ा होता है तो इसागी नोटिस करता है कि रिन भी आ रहा है, तो वो कहता है अगर मौका मिले तो मैं इसे पास कर दूंगा, एटलीस्ट यार इससे हमारी टीम का गोल तो हो जाए और मैं किसी की निगाहों में भी आ जाऊं। पर उल्टा यहाँ पे शीतो जिसकी पीठ तो गोल फील्ड की तरफ होती है, लेकिन फिर भी वो इसागी की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि बॉल मुझे पास करो। अब थोड़ी देर में इसागी को समझ में आने लगता है एक मिनट, जिगिरी हमारे पास में ही मौजूद है, तो अगर हम दोनों आपस में पासिंग जारी रखें तो शायद से हम उसे आसानी से अपने ऊपर से हटा सकते हैं। यार हमने काफी केमिकल रिएक्शन इसागी के देखे हैं बाचिरा, नागी और बारू के साथ। तो इसागी इससे पास करते हुए कहने लगता है ये मेरा पहला तुम्हारे साथ केमिकल रिएक्शन होने को जा रहा है। और ये कहते हुए वो बॉल शीदो की ओर पास करता है। शीदो बॉल रिसीव करते हुए सारे फौरन से मुड़ते हुए एक ही लम्हे में गोल कर डालता है, जो देख के इसागी भी हैरान हो जाता है कि एक ही लम्हे में पूरी पीठ बल ये घूम गया। यहाँ तक इस एंटीना गाय ने बहुत तेजी से गोल भी कर डाला। इसागी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस जैसा बंदा तो पेनल्टी एरिया में तो इनविंसिबल खिलाएगा। वैसे भी मैं सोच भी क्या रहा था कि इस जैसा बंदा मेरे को वापस पास भी करेगा।